हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री की आज 17वीं क्लास है मेरे प्यारे भाई। और टोटल तीनों की मिला के इसमें टोटल 20 क्लासेस में जो है ये ख़त्म हो पाएगा, लगभग लगभग 20 क्लासेस में ख़त्म हो पाएगा। उसके बाद हम लोग टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। 15 तारीख तक आपसे बोला हुआ है, 15 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली से ख़त्म कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे भाई। और सभी को जिनका त्योहार है उनको बहुत 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 सारा ईद मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, बहुत अच्छे से त्योहार को मनाइए मेरे भाई। एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आज ही हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो नहीं, आराम से त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए। कल मेरे प्यारे दोस्त जो है, कल मेरे प्यारे दोस्त आप लोग शांति से अगर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, परसों पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। तो आज का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले मैं थ्योरी से थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, एक थ्योरम से। अच्छा ये बताइए, ज्योमेट्री की थ्योरम क्लियर हो रही है या नहीं? थ्योरम क्लियर हो रही है तो एक बार थम्स अप करिएगा कि जितनी आपने बताई हैं वो सारी थ्योरम क्लियर हो चुकी हैं। और अब हम जो है वो धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाने लगे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस बनाने लगे हैं। एक बार मुझे बताइए, टॉपिक कब खत्म होगा? टोटल 20 क्लास लगेंगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये एक कोड दी हुई है आप लोगों को, ये क्या दी हुई है? एक कोड दी हुई है और यहाँ जो है एक टेंजेंट डली हुई है। हटाइए मेरे भाई दोनों को, इनको। मैंने कहा यहाँ एक टेंजेंट डली हुई है, किस पॉइंट पे? तो आर पॉइंट पे एक टेंजेंट डली हुई है। किस पॉइंट पे डली हुई है? तो आपने कहा आर पॉइंट पे एक टेंजेंट डली हुई है। यहीं पे एक कोड है मेरे प्यारे दोस्त, ये एक कोड दी गई है, जीवा दी गई है। आर एम जो है वो जीवा है और आर टी जो है वो एक टेंजेंट आप लोगों को दी गई है। मैं क्वेश्चन आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये वाला एंगल जो है वो थीटा डिग्री दिया हुआ है, कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो थीटा डिग्री दिया हुआ है, तो मेरे भाई ये कोड कहीं भी एंगल बनाएगी वो थीटा डिग्री का ही होगा। ये कोड कहीं भी एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का होगा? वो थीटा डिग्री का ही होगा। ये कोड कहीं भी एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का होगा? वो थीटा डिग्री का होगा। यानी कि मेरे भाई जितना कोण ये होता है उतना ही कोण मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। एवरी मंडे सर मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन शाम को 8 बजे करा दिया करो। आज मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन ही कराऊंगा। एक बार बोल देना रजनीश से मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन निकालेगा और मैं देखूंगा वो आप लोग जो कहते हैं ना कि मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो था वो हार्ड था, वास्तव में मैं आज आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट पे अप्रोच कैसी लगानी है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो उनका सॉल्यूशन कैसे करोगे, उनका सॉल्यूशन अप्रोच कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या रहेगा उसका, मतलब पूरा एनालिसिस करेंगे। क्या आपसे कहाँ कौन सा क्वेश्चन बनना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था, एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की कर रहा हूँ। हर मंडे में शाम को 8 बजे हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ये मैं आपको आज अनाउंस करता हूँ, ठीक है? आइए मेरे भाई, क्या ये चीज आपके समझ में आई? बस बिल्कुल यही थ्योरम यहाँ दी हुई थी कि अगर ये थीटा डिग्री का एंगल है कोड और टेंजेंट के बीच में, तो ये कोड जहां भी एंगल बनाएगी वो थीटा डिग्री का होगा। यहाँ देखिए, ये टेंजेंट और कोड के बीच में थीटा है, तो ये कोड जहां भी बना रही है, यहाँ भी थीटा बना रही है, यहाँ भी थीटा बना रही है और यहाँ भी थीटा बना रही है। ये वाली कोड जहां भी बनाएगी, ये वाली कोड जहां भी बनाएगी, ये वाली कोड जहां भी बनाएगी एंगल, वो थीटा डिग्री का ही होगा। आप देखिए जहां भी बन रहे हैं वो थीटा डिग्री के ही बन रहे हैं, ठीक है? कोर्स बेटा 15-16 तारीख तक चलेगा, है ना? 15-16 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद बहुत टाइम मिलेगा आपको रिवीजन के लिए। और रिवीजन में बस मैथ्स की ही क्लास तो चल रही है, रिवीजन के लिए पूरा दिन टाइम मिलता है, पूरा दिन टाइम मिलता है। बचाव नहीं करना है, अपने आप को बचाना नहीं है, अपनी कमियों को मेरे भाई पहचानना है।
अगर ये 1.5 घंटे की एक क्लास हो रही है तो ये कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं है मेरे भाई। इससे अलग आपके पास बहुत टाइम होता है, इससे अलग बहुत टाइम होता है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, ये थ्योरम आपके सामने हो गई है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये सीजीएल प्री में आप लोगों से पूछा गया है। सीजीएल प्री में बच्चे आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि आप कम से कम 100 क्वेश्चंस का एवरेज रखो, 100 क्वेश्चंस का एवरेज रखो, और ये 100 क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे में बनने चाहिए, 3 साढ़े 3 घंटे में बनने चाहिए। और आधा घंटा 45 मिनट जो है वो रिवीजन के लिए दो, जो क्लास में पढ़ा है उस टॉपिक के क्वेश्चंस में दो। और ये 100 क्वेश्चंस जो है वो पीछे के लगाओ मेरे भाई, 4 घंटे आपको मैथ को देने होंगे, 4 घंटे आपको मैथ को देने होंगे, हर हाल में देने होंगे, 4 घंटे मैथ को देने होंगे, 4 घंटे मैथ को देने होंगे। अभी हम इतना कर सकते हैं, जैसे एक क्लास चल रही है तो अभी 3 घंटे दे लीजिए, जैसे ही 1 घंटे की क्लास चल रही है तो इससे 3 घंटे दे लीजिए। और आप 100 क्वेश्चन की जगह 75 क्वेश्चन डेली का डेली करिएगा, और टारगेट बनाइएगा कि आज मैंने 75 क्वेश्चन किए हैं या नहीं, डेली का डेली। चाहे वो प्रीवियस ईयर करिए, चाहे वो कुछ भी करिए, आप 75 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए आज से, अभी से। 40 दिन अगर आपने 75 75 क्वेश्चन कर लिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 दिन बाद तो क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आंसर तक याद होने स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरे भाई ये आंसर याद है, ये आंसर याद है, ये आंसर याद है। ठीक है, यकीन मानना मेरा है, पहले शुरुआत तो करो। बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ पढ़ाया है, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो क्लास में चीजें कराई हैं उन्हें भी कर लेना, बहुत कुछ कराओगे, बहुत कुछ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से सुनिए। ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। सबसे पहले एक वृत्त है, इसका केंद्र दिया हुआ है ओ, इसका केंद्र दिया हुआ है ओ। वृत्त के बाहर बिंदु पी से पी ए एम, यहां बिंदु पी से पी ए एम और पी बी एन क्रम से ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा ये है। एक को इन्होंने नाम दिया है पी ए एम और एक को नाम दिया है पी बी एन। ये वृत्त की दो स्पर्श रेखा दी हुई है, बाहर से मेरे भाई पी पॉइंट से दी हुई है। ठीक है, दीर्घ चाप होता है मेजर आर्क। ए बी पर बिंदु क्यों इस प्रकार स्थित है, क्यों इस प्रकार स्थित है कि क्यों ए एम, यानी कि यहाँ दीर्घ आर्क मेरे भाई, ये अगर ए बी का दीर्घ आर्क मुझसे पूछोगे, ये ए बी है, ये इसका माइनर आर्क है, ये इसका मेजर आर्क है। तो इस मेजर आर्क पे कहीं पॉइंट क्यों स्थित है। उसने कहा है दीर्घ चाप ए बी पर बिंदु क्यों इस प्रकार स्थित है कि क्यू ए एम, यानी कि क्यू ए एम, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 58 डिग्री दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। और क्यू बी एन, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये कितना दिया हुआ है, क्यू बी एन ये वाला कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो ए पी बी पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फोटो मैंने आपके सामने बना दिया है। बेटा टाइम नहीं मिलता, मैं बिल्कुल मानता हूँ टाइम नहीं मिलता। 9 से 10:30 तक मॉक है, ठीक है, 10 से 11 रीजनिंग है, ठीक है, 11 से 11:30 करंट अफेयर है, ठीक है, 12:30 से 2 मैथ है, ठीक है, ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं। 10 से 11 रीजनिंग कौन सी आ गई, 11 से 12 प्रैक्टिस सेट है। ठीक बेटा, टाइम तो निकालना पड़ेगा, कुछ पाना है ना, कुछ आगे बढ़ना है ना। तो ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा 1 2 महीने अपने आप को बिजी रख लेंगे, बहुत ज्यादा बिजी रख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन टाइम तो निकालना पड़ेगा दोस्त। बताइए, मायूस बघेल का जो कमेंट है इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे भेज दो, अगर नहीं है तो भाई मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये आपको टेंजेंट नजर आ रही है, आपने कहा बिल्कुल आ रही है टेंजेंट। क्या ये आपको कोड नजर आ रही है, आपने कहा जी। कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना दिया है, आपने कहा 50 दिया है। क्या यही कोड जहां भी एंगल बनाएगी ये भी 50 का हो जाएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा, ये भी 50 का। बहुत अच्छे।
अच्छा यहाँ मुझे ये बताइए, अगर ये 58 हो चुका है, ये 50 हो चुका है, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा? 108 का हो जाएगा। तो ये वाला कोण क्या 72 डिग्री का हो जाएगा? क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री का होता है। ये मिला के 108 का हो चुका है, तो इसको 72 का होना पड़ेगा, तभी तो 108 और 72 180 डिग्री होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल। अगर यहां देखोगे ये क्या है? ये टेंजेंट है। ये क्या है? ये कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच 58 है, तो ये कोड यहां एंगल बना रही है, ये भी 58 हो जाएगा। ये 58, ये 50, ये 100 कितना हो जाएगा? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 72 है, ये 72 है, 144 हो चुका है, 72 और 72 144 हो चुका है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? 180 माइनस 144, ये 36 डिग्री का आ जाएगा। 36 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई है। आंसर जो होगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आप इजीली बना लोगे, क्योंकि इसमें फोटो बना हुआ है, जस्ट आपको थ्योरम लगानी है। आप मुझे बता दीजिए इसे देख के, है ना? थ्योरम को एक बार याद करिए, रिकॉल करिए। निम्नलिखित चित्र में बीडीई का मान क्या है? ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। आपने देखा जी ये तो एक कोड दी गई है, ये एक टेंजेंट दी गई है। टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल 55 है, तो ये कोड कहीं भी एंगल बनाएगी वो 55 ही बनाएगी मेरे भाई। तो अगर ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 55 हो जाएगा। बैच डिलीट नहीं होगा आपके सीबीटी 2 तक। सीबीटी 2 तक बैच डिलीट नहीं होगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सीबीटी 2 तक बैच डिलीट नहीं होगा। जहां जिस पॉइंट में कोई कमी नजर आए एकदम से देख लेना। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से सॉल्व करिए भाई। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा ना, जब तक आपका कॉपी पे हाथ नहीं चलेगा, तब तक काम नहीं बनेगा। क्लासेस देखने से थोड़ी ना आपका मैथ क्लियर होगा। मैंने 75 क्वेश्चन कहा है, तो आज ही अपने टारगेट में फिक्स कर लीजिए मेरे भाई कि 75 क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में करने होंगे। डेली मेरे भाई 75 क्वेश्चन आप लोगों को हर हाल में करने होंगे मेरे भाई। ठीक है, और अगर आपने टारगेट अच्छा बना लिया तो मेरे प्यारे दोस्त फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं 100 क्वेश्चन की नहीं कहता, आप 75 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। ठीक है, देखिए ए बी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास है। ये एक वृत्त है, इसका व्यास क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है। व्यास होता है जो सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है। क्या ये आप लोगों को ए बी दिया हुआ है मेरे भाई? देखिएगा थोड़ा। वृत्त के बिंदु सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां एक बिंदु सी है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। ए बी को आगे बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। यहां सी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, यहां सी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और वो इस कोड इस व्यास को आगे बढ़ाने पर क्यू पर मिलती है। ये क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा इसमें। ठीक है, यदि एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल जो है सी ए बी, ये वाला एंगल जो है वो 42 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, तो सी क्यू ए कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा गया है। इस लाइन को यहां ज्वाइन कर दो अपने हिसाब से, इस लाइन को यहां ज्वाइन कर देंगे अपने हिसाब से। क्या इस बात में आपको कोई समस्या है? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। अब आप थोड़ी सी बात सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये डायमीटर है, क्या इस वाली कोड का हमने कभी जिक्र नहीं किया कि डायमीटर जो होता है, सेंटर पर बना कोण हमेशा डबल होता है परिधि पर बने कोण से? इस थ्योरम को तो हमने पढ़ा है ना। अगर यहाँ 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी ये 90 डिग्री का कोण बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अब आप मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे प्यारे साथी।
अगर ये 90 डिग्री का कोण है, ये 42 डिग्री का कोण है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? ये 48 डिग्री का कोण हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा, ये 48 डिग्री का कोण हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आप ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ यहाँ दो थ्योरम एक जगह लगाई गई हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, ये अगर 48 है, ये अगर 48 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए, ये अगर 48 है तो ये वाला एंगल्स कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी मेरे भाई 180 में से 48 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे ये 132 का हो जाएगा। 180 में से 48 जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा? 132 का हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये 48 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? आप कहेंगे 48 का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी 48 का? मेरे प्यारे दोस्त, ये टेंजेंट है, ये कोड है, ये टेंजेंट है, ये कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच एंगल जो होता है वही उस कोड द्वारा परिधि पर बनने वाले के बराबर होता है। क्या इस कोड ने यहाँ 48 डिग्री का एंगल बनाया है, तो क्या यहाँ भी 48 डिग्री का एंगल बनेगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल 100% का बन जाएगा। पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ये 90 है, ये 48 है, दोनों को जोड़ेंगे 138 आएगा। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये 42 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ये 42 हो जाएगा। अब आप इसे बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी 132 और 42 कितना हो गया? 174 हो जाएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो जो बच्चे तुक्का मार रहे थे वो 17 डिग्री आंसर दे रहे थे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6 डिग्री हो जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे आपको टाइम लगेगा? या ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो क्या आपको टाइम लगेगा? आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपके थ्योरम जो हैं वो याद हैं। अगर थ्योरम आपको रिकॉल हो रखी हैं तो आपको जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं मेरे भाई, मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ए बी जो है वो एक व्यास है, यानी वो केंद्र से पास हो रहा है। सी पर एक टेंजेंट खींची गई है। ए बी को आगे बढ़ाने पर वो टेंजेंट क्यू पर मिलती है। उसने ये कहा है मेरे भाई, उसने बोला है क्वेश्चन में, उसने ये कहा है सी ए बी जो है वो 42 डिग्री दिया हुआ है। मैंने इस लाइन को मेरे प्यारे दोस्त यहां ड्रॉ कर दिया मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहां देखूं तो ये वृत्त की व्यास है, व्यास जो है परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 90 है, ये 42 है, ये 48 हो जाएगा। अगर ये 48 है तो या फिर इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दीजिए, ये 132 हो जाएगा। जितना यहां एंगल बना है उतना ही इस टेंजेंट और कोड के बीच का होगा, क्योंकि अभी पढ़ा के आया हूं टेंजेंट और कोड के बीच में जितना एंगल होता है उतना ही वो वृत्त की परिधि पर बना रही होती है। तो यहां अगर 48 बन रहा है तो ये भी 48 हो जाएगा। अगर ये 48 है, अगर ये 48 है, ये 90 है, तो इसको 42 होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों को जोड़ोगे 174 आएगा। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये दोनों 174 है तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार थ्योरम फिर से बता दूं, मैं बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। आपके लिए तो यार सब कुछ हाजिर है, आपके वजह से ही तो कोर्स इतना लेट हो रहा है। फॉर्मेलिटी थोड़ी ना की है इस बैच में। देखिए ना, मैंने कहा ये एक टेंजेंट है, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट है, पी पॉइंट पे एक टेंजेंट है। अगर यहाँ इस टेंजेंट पे कोड डाली गई है, एक जीवा डाली गई है, तो थ्योरम ये कहती है कि कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वही कोड कहीं भी परिधि पे कोण बना दे। यही कोड थी, ये परिधि पे जहां भी कोण बनाएगी वो इतना ही होगा जितना ये होगा। या इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है मेरे भाई, जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण कोड और टेंजेंट के बीच का होगा। बस यही काम मैंने किया है मेरे भाई। अगर यहां ये 42 है, ये बना कोण 90 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बाहर एक्सटीरियर एंगल 132 आ जाएगा। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
ये दोनों को मिला के 132 बैठ रहा है, 180 में से 132 जाएगा, ये 48 आ जाएगा। इस कोड ने मेरे भाई ध्यान से समझना, हाँ, इस वाली कोड ने ये जो कोड है मेरे भाई, इस वाली कोड ने से यहां परिधि पर कितना कोण बनाया, आप कहेंगे 48, तो यही कोण टेंजेंट के साथ यहां भी 48 बनाएगी। ये 48 है, ये 90 है, टोटल मिला के 138, 180 में से 138 जाएगा, ये 42 आ जाएगा। दोनों को जोड़ा 174 बैठ गया मेरे भाई। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये 174 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा। सीबी को जीवा माना है तो बाहर वाला कोण 42 होगा। सीबी को जीवा माना है, हाँ ये बाहर वाला 42 होगा, बिल्कुल ठीक है। आप मत निकालते, जितना ये है उतना ये बाहर वाला कोण हो जाएगा, जितना ये है उतना ये बाहर वाला कोण हो जाएगा, जितना ये है उतना ये हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे मेरे वो, ये 42 है, ये 132 है, तो मेरे भाई ये 6 डिग्री आ जाएगा। बताइए। बबली, कौन सी बुक की बात कर रही हैं गुड़िया आप, एडवांस मैथ की या अर्थमेटिक की? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है, हाँ, ए बी, हाँ, जबकि पी ए क्यू जो है बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। क्या मुझे आप पी ए क्यू स्पर्श रेखा बना सकते हो? आप कहेंगे पी ए क्यू स्पर्श रेखा है बिंदु ए पर, तो इस तरीके से कुछ नजर आ रहा होगा। ए बी जो है केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, ये ए बी है, ए बी मेरे भाई यहां कहीं बना दीजिए। ए बी जो है केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा है, जबकि पी ए क्यू जो है बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। लघु चाप ए बी पर एक बिंदु आर है, लघु चाप ए बी पर, लघु चाप माइनर आर्क है मेरे भाई, एक बिंदु यहां पर क्या है, एक बिंदु आर आप लोगों को दिया हुआ है। यदि एंगल बी ए क्यू 70 है, बी ए क्यू ये वाला एंगल जो है वो 70 दिया हुआ है, ये वाला एंगल जो है वो 70 आप लोगों को दिया हुआ है। इस पॉइंट को थोड़ा सा और ऐसे बना लीजिए, कैसे कर सकते हैं, उस ए बी को मेरे भाई ऐसे ले सकते हैं, पी ए क्यू क्या है, हमारी एक टेंजेंट है, ए बी हम ऐसे ले सकते हैं, ये ए बी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। AB is a chord of circle with center O, while PAQ is the tangent at A. R is a point on the minor arc AB, छोटे वाले पर R एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट दिया हुआ है R। इफ BAQ बराबर 70 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, देन फाइंड द मेजर ऑफ ARB, यानी कि हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। बड़ा आसान, बड़ा आसान होता है मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपको मैंने जिक्र किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज का जिक्र किया था। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स जो होते हैं वो चारों के चारों वृत्त की परिधि पर पड़ रहे होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये डेफिनेशन होती है, ये कंडीशन होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात मैंने बताई? अब यहां से चीजों को समझिए मेरे भाई, जहां मैं पेन चला रहा हूं उसको देखना। ये क्या है, आप कहेंगे टेंजेंट है, ये क्या है, आप कहेंगे कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल कितना दिया है, आपने कहा जी ये 70 दिया है। टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल कितना दिया है, 70 दिया है, तो ये कोड कहीं भी एंगल बनाएगी क्या वो 70 डिग्री ही होगा। अगर ये 70 है तो क्या ये 70 हो जाएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। बताइए एक बात मुझे समझाइए, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त?
जहां ये मैंने पेन चलाया है, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? इसके चारों वर्टेक्स जो हैं वो वृत्त की परिधि पर है। अगर चारों वर्टेक्स जो है वो वृत्त की परिधि पर मौजूद हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 110 डिग्री हो जाएगा। ये 70 है तो ये कितने डिग्री हो जाएगा? ये 110 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? फटाफट बताइए इसमें क्या दिक्कत है। फटाफट बताइए। 110 डिग्री। जब भी आपको किसी क्वाड्रिलेटरल के, किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स जो हैं वो वृत्त की परिधि पे दिखाई देते हैं, वृत्त की परिधि पे दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाना कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। बताइए। क्वेश्चन नंबर 222। 70 वाला समझ में नहीं आया। 70 वाला क्यों नहीं आया मेरे भाई समझ में? आप देखिए ना इस थ्योरम को। ये क्या है? ये टेंजेंट है, ये कोड है। टेंजेंट और कोड के बीच 70 एंगल था, तो ये कोड यहां जो एंगल बनाएगी ये भी 70 होगा मेरे भाई। यही तो लिखा है, ये भी 70 ही होगा। अगर ये 70 है तो 110 हो जाएगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनना है। ठीक है। क्यू पॉइंट तो ऊपर है। हाँ तो क्यू पॉइंट ऊपर है, फिर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, समझिए बात को। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। सबसे पहले एक वृत्त बनाइए। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। जितना हमने पढ़ा उतनी हमने लाइन ड्रॉ कर दी, उतनी फिगर हम लोगों ने बना दी। ठीक है। एपीबी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है, यानी बिंदु पी जो है वो सर्किल पर है। एपीबी जो है, ए पी बी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। यदि व्यास एम एन इस प्रकार है, व्यास वो होता है जो मेरे भाई केंद्र से पास होता है, कि एंगल बीपीएन जो है वो 52 डिग्री है। बीपीएन, बीपीएन जो है मेरे भाई, व्यास एम एन जो है, व्यास एम एन जो है, अगर मैं कहूं व्यास एम एन, एम एन की बात करता हूं, ये मेरा व्यास है। इसको मैंने आगे तक बढ़ाया मेरे प्यारे दोस्त, ये यहां आके बी पॉइंट पे मिल गया है। क्वेश्चन ने कहा है बी पी एन, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है ये आपको 52 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको 52 डिग्री दिया हुआ है। तो पीएनएम आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर दिमाग में थोड़ा सा लगा दिया ना दिमाग, तो मेरे भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन ने कहा था ठीक वैसा मैंने बनाने की कोशिश की है मेरे भाई। अब मुझे वो आपसे पूछना चाह रहा है पीएनएम बताइए, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। पीएनएम यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। बताइए, फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। समझिए एक बार क्या कहना चाह रहा है। अच्छा ये क्या है? जिस चीज को मैं आपसे पूछ रहा हूं उस चीज को बस बताने की कोशिश करना। ये क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे ये कोड है, क्योंकि सर्किल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। मैंने पूछा ये क्या है? आपने कहा जी ये टेंजेंट है। टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। तो ये कोड जहां भी एंगल बनाएगी, ये वाली कोड जहां भी एंगल बनाएगी वो 52 डिग्री का बनाएगी। यहां बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे अगर यहां कोण 50 डिग्री का है तो इस कोड ने यहां एंगल बनाया है, ये भी 52 डिग्री का होगा। वाह भाई वाह, बड़ा गजब का काम किया है मेरे भाई, बड़ा गजब का काम किया है। अच्छा एक चीज बताओगे? बहुत छोटी सी बात पूछ लूं? आपने कहा जी पूछ लो।
अगर ये मेरा व्यास है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि mn एक व्यास है, तो व्यास परिधि पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है? आप कहेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। होता है 90 डिग्री का। आप मुझे ये बताइए, ये 90 है तो क्या इन दोनों का सम 90 होना चाहिए? उसमें से ये 52 हो चुका है तो क्या ये 38 बच जाएगा? 52 और 38 क्या 90 हो जाएगा? तो मेरे भाई ये एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 38 हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये वाला एंगल जो है वो 38 डिग्री हो जाएगा। 38 डिग्री मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये समझ में आ गई। ठीक है। एन पॉइंट पर 52 कैसे बन जाएगा? आप मुझे बताइए कैसे बन जाएगा 52? एन पॉइंट पे 52 तब बनता जब ये वाला कोण 52 होता, जब ये वाली कोण बनाती। ये वाली कोण ही तो यहाँ एंगल बना रही है, तो ये 52 तब होता जब ये वाला एंगल 52 होता। अब ये 52 है तो ये वाली कोण कहाँ एंगल बना रही है? यहाँ, ये 52 होगा। 90 ये है, 52 ये है, दोनों को जोड़ेंगे 142 हो जाएगा। 180 में से 142 घटा देंगे, 38 ये आ जाएगा। ठीक है जी, आई चीजें समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट। मेरे भाई इस थ्योरम को मैं नहीं बताऊंगा, इस थ्योरम के क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट बताऊंगा। बस मैं ये इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से, अगर कोई एक सर्किल है, अगर कोई एक सर्किल है बच्चे, यहां से इस पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती हैं, इस पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती है मेरे भाई। तो मेरे भाई अगर एक ही पॉइंट से एक ही सर्किल पर दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। पहली बात यह है। दूसरी बात मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सेंटर से अगर इस लाइन को मिला देंगे जहां टेंजेंट डली है तो वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने कहा था अगर ये दोनों 180 के हैं तो इन दोनों का सम भी 180 ही होगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। मैंने कहा था अगर इस लाइन को यहाँ ज्वाइन कर दिया जाता है तो ये आधे आधे में बढ़ जाते हैं, यहाँ भी आधे आधे में बढ़ जाएंगे। तो इस थ्योरम को आप लोगों को याद रखना है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सर मैंने ए को वहां पर रखा था जहां पर आपने बी पॉइंट को रखा है, मैंने ए को वहां पर रखा था जहां पे आपने बी पॉइंट को रखा है, ठीक है। फिर फिर वैसे फिर ऐसे ही होगा, फिर ये बस डायरेक्शन बदल जाएगी इसकी। माइनर आर्क बोला है, माइनर आर्क BPN बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। फोटो में कोई अंतर नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं? तो आप कह देंगे जी बात समझ में आ गई। आइए, फिर आपको बस इतना लेना पड़ेगा, M इधर लेना पड़ेगा, N इधर लेना पड़ेगा, फिर BPN ये वाला एंगल 52 हो जाएगा, ये वाला एंगल 52 हो जाएगा। ये 90 है, ये 52 है, ये आपसे पूछा गया है, तब भी 38 आएगा। तब भी बेटा ये 90 कैसे बन गया? सर 90 आ रहा है, कैसे बन गया 38? बेटा ये 90 ये है, ये 52 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे 142 हो जाएगा, 180 में से 142 आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम पे आइए, मेरे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन से समझेंगे, इस क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक वृत्त पर बाहरी बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची जाती हैं। ये है भाई, ये है आप लोगों का वृत्त, और यहां से मेरे भाई इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। पहली स्पर्श रेखा ये है और अगली स्पर्श रेखा ये है। एक वृत्त पर बाहरी बिंदु ए से बाहरी बिंदु ए है, दो स्पर्श रेखाएं, एक तो AB खींची जाती है और एक AC खींची जाती है। यहां तक का क्वेश्चन सबने बना लिया होगा, यहां तक का क्वेश्चन सबने बना लिया होगा मेरे भाई। एक वृत्त है आपके सामने, यहां से दो टेंजेंट खींची जाती हैं, एक AB होती है, एक AC होती है। आगे बढ़िएगा। जो क्रम से बिंदु B और C पर वृत्त को स्पर्श करती हैं, एक B पर स्पर्श कर रही है, एक C पर स्पर्श कर रही है। AB और AC पर बिंदु P और Q को क्रम से इस प्रकार स्थित किया गया है कि PQ AB और AC पर बिंदु P और Q को क्रम से इस प्रकार स्थित किया गया है कि PQ वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है। यहां पे AB पे एक बिंदु डाला गया है P और AC पर एक बिंदु डाला गया है Q।
और ये जो पी क्यू लाइन है, ये जो पी क्यू लाइन है, ये वृत्त को स्पर्श करती है आर पर। यही तो क्वेश्चन ने कहा है, ध्यान से पढ़िए। ए बी और ए सी पर बिंदु P, यानी ए बी पर आपको P लिखना है, ए सी पर आपको Q लिखना है। इस प्रकार लिखना है कि पी क्यू वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करती है, यानी कि जब आप पी क्यू लाइन को जोड़ते हैं तो ये बिंदु R पर वृत्त को स्पर्श करती है। बहुत बढ़िया जी। ए बी की लेंथ 11 दी हुई है। आप लोगों को ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है? ये वाली लेंथ जो है वो 11 आप लोगों को दी हुई है, 11 सेंटीमीटर है। एपी की लेंथ 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, 7 सेंटीमीटर लेंथ आप लोगों को दी हुई है। ए क्यू की लेंथ 9 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, 9 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो आप लोगों से पी क्यू की लेंथ पूछी है, इसकी लेंथ आप लोगों से पूछी जा रही है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मुझे थोड़ा सा ध्यान से इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिए आप, इस वाले पॉइंट को देखिए, इस वाले पॉइंट को, ये पॉइंट आप देख रहे हैं क्या? इस पॉइंट से दो टेंजेंट डली है, एक टेंजेंट तो ये रही मेरे भाई, एक टेंजेंट ये रही यहां से यहां तक। एक ही पॉइंट से एक ही सर्किल पर जब दो टेंजेंट डलती हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, आपने कहा जानते हैं। अगर ये पूरी लेंथ 11 थी, यहां से यहां तक 7 हो चुकी है, तो ये 4 हो जाएगी, 11 में से 7 जाएगा, ये 4 हो जाएगी। अगर ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 4 हो जाएगी। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक 4 हो चुकी। अच्छा एक बात बताइए, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से एक टेंजेंट डली है ए बी, इस पॉइंट से एक टेंजेंट डली है ए सी। अगर ए बी की लेंथ 11 है तो क्या ए सी की लेंथ भी 11 हो जाएगी? अगर ए सी की लेंथ 11 है, उसमें से 9 ये होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 11 में से 9 गया, 2 हो जाएगी। अगर ये 2 है तो इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये डली है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये डली है। अगर इसकी लेंथ 2 है तो एक ही पॉइंट से एक ही सर्किल पर दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होती है। तो मेरे भाई लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 2 6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है? इतना पहाड़ जैसा क्वेश्चन, और मेरे भाई सॉल्यूशन चंद सेकंडों का क्वेश्चन सॉल्यूशन है। बस दिमाग ये काम करना चाहिए कि मेरे भाई एक ही पॉइंट से एक ही वृत्त पर अगर दो टेंजेंट डाली गई हैं तो दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। अगर ये पूरी लेंथ 11 है, उसमें से ये 7 हो चुकी है, तो ये मेरे भाई 4 हो जाएगी, हो गई। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, क्योंकि इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट डाली गई हैं। अगर यहां से देखूं तो ये लेंथ 11 है तो ये भी लेंथ 11 हो जाएगी। उसमें से अगर ये 9 दी है तो ये मेरे भाई 2 हो जाएगी। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। सर ए बी ए सी इक्वल है? बिल्कुल भाई, एक ही पॉइंट से डली है, एक ए बी है एक ए सी है, दोनों लेंथ इक्वल है, दोनों लेंथ इक्वल है। आप कितनी भी वो डाल दो, मैं बताता हूं ना बेटा, पूछो, क्वेश्चन में पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेन्युइन पूछो। यहां से आपने ये डाली, ये दोनों लेंथ इक्वल है। यहां से आपने ये डाली, ये दोनों लेंथ इक्वल है मेरे भाई। यहां से आपने दो टेंजेंट डाली एक ही सर्किल पर, तो ये बड़ी वाली इस बड़ी वाली के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 223 कहाँ गया बड़े भाई? 223 कहाँ गया? 223 ये रहा। 223 को समझेंगे, निकल गया होगा ये इससे। अच्छा थ्योरम के चक्कर में छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, 223 को समझेंगे। कहीं नहीं गया 223, यहीं मौजूद है। बताइए, 223 को एक बार समझिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक वृत्त ट्राइंगल एपीक्यू की भुजा पीक्यू की बिंदु आर पर तथा भुजा एपी और एक्यू को बढ़ाने पर क्रमशः बी और सी बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो एपीक्यू का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो ए बी की लंबाई क्या है? तो मेरे भाई ऐसी एक डायरेक्ट भी थ्योरम होती है कि जो भी परिमाप दिया हो उसका आधा कर देते हैं 15, इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। लेकिन मैं समझाता हूं आपको, थ्योरम को बाद में बताऊंगा, चीजों को समझना पहले। मेरे साथ एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे भाई, मेरे साथ एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? एक वृत्त ट्रायंगल एपीक्यू की भुजा पीक्यू की बिंदु आर पर तथा, देखिए ऐसा कुछ नजारा है मेरे भाई,
ये आप लोगों को एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये रहा मेरे भाई एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ए पी, ए पी और क्यू, ऐसे नाम दिया हुआ है। उसने कहा है ट्राइंगल एपीक्यू की भुजा पी क्यू, पी क्यू ये ट्राइंगल पी क्यू है, इसकी भुजा बिंदु आर पर इसको टच करता है, आर पर इसको टच करता है, बहुत बढ़िया। तथा भुजा एपी और एक्यू को बढ़ाने पर, एपी को बढ़ाया मेरे भाई, एपी को बढ़ाया इस तरीके से, एक्यू को बढ़ाया, एपी और एक्यू को बढ़ाने पर क्रम से बी और सी बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यहां बी पर स्पर्श करता है, यहां सी पर स्पर्श करता है। मेरे भाई फॉर्मूले से समझना इसको, मतलब एक बार समझना कॉन्सेप्ट से। एक ट्राइंगल दिया हुआ है एपी क्यू, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एपी क्यू, इसकी जो ये पी क्यू भुजा है इसको एक सर्किल टच करता है। जब इन दोनों भुजाओं को बढ़ाया जाता है तो वो सर्किल को बी और सी पॉइंट पे टच करती हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। आगे देखना क्या कहना चाह रहा है। यदि ट्राइंगल एपी क्यू का परिमाप जो है वो कितना दिया है 30, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, इन तीनों भुजाओं का योग जो है वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। आप मुझे बताइए परिमाप होता क्या है, तो आप कहेंगे एपी में अगर आप पी क्यू को जोड़ देंगे उसमें ए क्यू को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं के योग को आप क्या कहते हैं परिमाप कहते हैं, यानी 30 आ जाएगा। ठीक है सर, जब एपी बराबर 7 है और ए क्यू बराबर 9 है, एपी बराबर 7 है और ए क्यू बराबर 9 है, एपी बराबर 7 है और ए क्यू बराबर 9 है, एपी बराबर 7 है और ए क्यू बराबर 9 है। पुष्पेंद्र कुमार यार थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। ये यहां से यहां तक की लेंथ की बात मैंने एक भी बार की, मैंने कहा एक ही पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, एक ही सर्किल पर अगर डालेगा टेंजेंट तब बनेगी जब यहां से उस पॉइंट को देखोगे जहां वो वृत्त को कट कर रही है, टच कर रही है। ए बी की लेंथ जो होगी वो ए सी की लेंथ के बराबर होगी। ऐसा नहीं है तुम यहां पॉइंट ले दो ई और यहां ले दो एफ और आप कहो ए ई बराबर ए एफ होगा, ये सर्किल पे टेंजेंट डल रही है क्या, यहाँ सर्किल पे टेंजेंट डल रही है। आप ये कह सकते हो ए बी बराबर है ए सी के, पीबी ये टेंजेंट डल रही है, पीबी बराबर है पी आर के, क्यू आर ये टेंजेंट है यहां इस पॉइंट पे क्यू सी के बराबर है, इसके बराबर है। ऐसा थोड़ी है बीच में भी ए पी बराबर होगा पी क्यू के, ये कहां कहां मैंने कुछ भी बोल दोगे। आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस क्वेश्चन पे था, थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्या इन तीनों की लेंथ को अगर मैं जोड़ दूंगा तभी मेरा परिमाप आएगा? आपने कहा जी ठीक है, आपने एपी को ऐसे ही लिख दिया, आपने AQ को भी ऐसे ही लिख दिया, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूं मैं PQ को लिखना चाह रहा हूं PR प्लस RQ। क्या लिखना चाह रहा हूं? PR प्लस RQ लिखना चाह रहा हूं। जब PR और RQ को जोड़ूंगा तब भी तो PQ ही आएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। क्या इन चारों को जोड़ के 30 आ रहा है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ रहा है। मैंने AP को लिखा, बहुत बढ़िया। PR जो है इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से ये टेंजेंट डली, यहां भी टेंजेंट डली, क्या मैं कह सकता हूं PR की लेंथ जो है वो PB के बराबर है, यानी PR की जगह मैंने PB लिख दिया, बहुत सही। आर क्यू यहां इस पॉइंट से देखिए, ये भी टेंजेंट डली, ये भी टेंजेंट डल रही है, दोनों लेंथ इक्वल होंगी, एक ही पॉइंट से डल रही है। आर क्यू की जगह क्या मैं क्यू सी लिख सकता हूं? आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, लिख दो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, आपसे किसने मना किया है लिखने को? लिख दी क्या? एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी को क्या मैं पूरी ए बी लिख सकता हूं? इस पूरे को मैं पूरी ए बी लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। क्यूसी प्लस ए क्यू, ए क्यू प्लस क्यूसी को क्या मैं पूरी ए सी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो जी। कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। अच्छा, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई हैं, एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही, तो ए बी बराबर रहेगी ए सी के, तो क्या ए सी की जगह भी ए बी लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, 30 आएगा। और ए बी 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ए बी की लेंथ 15 आ जाएगी, ए बी की लेंथ जो है वो 15 आ जाएगी बच्चे। बेटा पुष्पेंद्र तुम ही नहीं हो क्लास में यार, क्यों दिमाग की दही बनाते हो आप लोग?
अच्छा, सच में ना ग्रेजुएशन करके आप आए हो ना? सच में ग्रेजुएशन के बाद एनटीपीसी दे रहे हो? कुछ बच्चे 12th के बाद दे रहे हैं, सच में दे रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है 7th 8th 9th में थोड़ा सा मजे लेने के मूड में हो? हरकतें क्यों करते हो ऐसी? क्या ये बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चंस की थ्योरम ये कहती है, थ्योरम ही ये कहती है कि कभी भी ऐसी कंडीशन आपको बनती हुई नजर आए और आपसे इन दोनों में से किसी एक साइड को पूछा गया हो, तो आप परिमाप को आधा कर देना। बस वही चीज थ्योरम कहती है। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप लोग कर सकते थे। फिगर ऐसी है जैसी मैंने पिछले थ्योरम में बताई है, परिमाप आप लोगों को दिया हुआ है और एक साइड आपसे पूछे, चाहे वो ए बी पूछे चाहे वो ए सी पूछे, परिमाप का आधा कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाए। ठीक है? वही थ्योरम लग रही है कि एक सिंगल पॉइंट से अगर एक सिंगल सर्किल पर दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो वो दोनों की सर स्पर्श रेखा ऊपर खींचेंगे कि नीचे, कैसे पता चलेगा? ठीक है, समझ में आ गई बेटा। बढ़ाने पर आगे मिल रही है तो ये सर्किल जो रहेगा वो बाहर ही रहेगा। अगर ये अंदर होता तो बढ़ाने पर बाहर थोड़ी ना मिलती, फिर तो अंदर ही ये वाली लेंथ इस सर्किल से मिल रही होती। अगर बाहर मिल रही है तो ये बाहर ही होगा, जब ही तो बढ़ा के इस पॉइंट पे मिली है, इसको बढ़ाया यहां मिली है। अगर अंदर होता तो कुछ ऐसा नजारा नहीं होता, अंदर तो अंदर मिल ही रही होती, बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अगर बढ़ा रहे हैं तो वो सर्किल बाहर होगा। चलिए, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए थे। बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं बैठ जाता हूँ, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, बैठ जाता हूँ मेरे भाई। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, एक बेहतरीन क्वेश्चन। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को, समझिए। ट्राइंगल एबीसी की भुजा दी गई है। आपने मेरी तरह एक ट्राइंगल बनाया होगा, ए बी और सी। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, लंबी है। ए बी को विस्तारित करने पर, ए बी को विस्तारित करने पर, विस्तारित मतलब बढ़ाने पर, किसी वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ये बिंदु बाहर ही होगा जब स्पर्श करके स्पर्श हो रही है। और एसी को विस्तारित करने पर यह उसी वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। यहां क्यू पर मिल रही है, यहां पी पर मिल रही है मेरे भाई। ए क्यू की लंबाई पूछना चाह रहा है। कैसे, कैसे निकालेंगे इसकी लंबाई? चाहे इसकी लंबाई पूछे चाहे इसकी लंबाई पूछे, परिमाप का आधा करना होता है। मेथड से मत जाना। परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों भुजाओं का योग, 7 6 13 5 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। आइए, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सीजीएल मेंस में प्यारे दोस्त पूछा गया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? हाँ ठीक है, नो होगा, बिल्कुल सही है, नो होगा। देखिए, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी पर स्पर्श करता है। ये सब ध्यान से समझना, फोटो बना ली, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बीसी को भुजा डी पर स्पर्श करता है, बीसी को भुजा डी पर स्पर्श करता है, ऐसे स्पर्श करता होगा, बीसी को भुजा डी पर स्पर्श करता होगा। करा दिया स्पर्श। ए बी तथा एसी को क्रम से ई और एफ तक बढ़ाया जाता है, इन दोनों को बढ़ाया जाता है तो जरूर वो इनको टच कर रहा होगा। यदि ए बी की लेंथ जो है वो 10 दी गई है, बहुत बढ़िया, और एसी की लेंथ 8.6 है, बहुत बढ़िया, और बीसी की लेंथ जो है वो 6.4 है, तो आपसे बीई की लेंथ पूछी गई है, यानी इसकी लेंथ पूछी गई है। ए को कहां तक बढ़ाया गया? ई तक, और इसको कहां तक बढ़ाया गया? एफ तक। वो आपसे बी की लंबाई पूछना चाह रहा है, इसकी लंबाई प्यारे दोस्त पूछना चाह रहा है। कैसे निकालेंगे भाई इसकी लंबाई? या पूरी की लंबाई निकाल पाएंगे? अगर मैं इस पूरी की लेंथ आपसे पूछूं कि इस पूरी की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे चाहे आप इसकी पूछो चाहे आप इसकी पूछो, परिमाप का आधा होती है। परिमाप निकालिए, 10 तीनों को जोड़िए, 8.6 और 4 9 9 6 15 10 25 हो जाएगा।
25 हो जाएगा क्या मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। 8 से 14 15, 25 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगी। अगर ये पूरी लेंथ 12.5 आ चुकी है, उसमें से इसको 10 को घटा दोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। 12.5 में से 10 को घटा दोगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। बताइए इसमें क्या मैंने नया चीज की है? तो आप कहेंगे कहीं नई चीज आपने नहीं की है। ये क्या होती थी? ये पूरी लेंथ कैसे निकालते थे? तीनों का योग बटे आधा करते थे, 12.5 आएगी। और अगर तीनों का योग करके आधा हम लोगों ने कर दिया मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आप नहीं कह सकते, तीनों का योग करके आधा कर दिया तो क्या आप नहीं कह सकते मेरे प्यारे दोस्त कि मेरे भाई ये 12.5 और 12.5 में से 10 जाएगी तो ये 2.5 आ जाएगी? 3.2 वालों, कैसे? 3.2 वालों, कैसे 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 कैसे? फटाफट मुझे बताइए कैसे कैसे 3.2 कैसे? बेटा ऐसे क्यों? एक ही जैसे तो क्वेश्चन कर रहा हूं। बीसी कोण हाफ करने से नहीं नहीं बेटा, कहां कहा है कि डी जो है वो मिड पॉइंट है? अच्छा, अब मेरे समझ में आया बच्चों। आप ये कर रहे हैं 6.4 का आधा 3.2 इसे, 3.2 इसे, एक टेंजेंट, एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जा रही है, 3.2 ये भी 3.2 ये भी 3.2। कहीं कहा है कि डी उसका मध्य बिंदु है? कहीं कहा है उसने डी उसका मध्य बिंदु है? या अपनी तरफ से नहीं करना, कोई भी लाइन ऐसी नहीं करनी है जिसको क्वेश्चन ने नहीं बोली हो। जब उसने कहा ही नहीं है कि 3.2 आधा है मतलब डी मिड पॉइंट है, तो आप मान कैसे लेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये थ्योरम है, नहीं बताऊंगा इस थ्योरम को, क्वेश्चन पे आऊंगा। नहीं बताऊंगा इस थ्योरम को, क्वेश्चन पे आऊंगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बेटा 3 टाइप और है, नहीं 3 दिन और लगेंगे अभी इसमें, है ना? क्वाड्रिलेटरल भी उसी में हो जाएगा, आगे क्वाड्रिलेटरल भी दिया हुआ है इसमें। किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत, इस बार अंदर बोल रहा है मेरे भाई, इस बार अंदर बोल रहा है। अंदर ना एक वृत्त दिया हुआ है, अंदर एक वृत्त दिया हुआ है इस टाइप का। अंतर्गत कह रहा है तो मेरे भाई अंदर बोल रहा है। एबीसी के अंदर जो है वो एक वृत्त दिया हुआ है। आपने कहा एबीसी के अंदर एक वृत्त दिया हुआ है, अंतर्गत आ गया। वह एबी बीसी और एसी भुजाओं को पीक्यूआर पे टच करता है, बीसी और एसी भुजाओं को पीक्यूआर पे टच करता है। यदि ए आर की लेंथ 5 है, यानी ये 5 है, अगर ये 5 है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी 5 होगी, दिक्कत ही नहीं लेनी है। आरसी की लेंथ 6 है, अगर यहां से यहां तक 6 दी हुई है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डल रही है, तो ये भी 6 होगी मेरे भाई, ये भी 6 होगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ए बी की लेंथ 12 है, इस पूरी की लेंथ 12 है, ये 5 होगी तो ये 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी 7 हो जाएगी। अब आपसे वो क्या पूछ रहा है? त्रिभुज एबीसी का परिमाप पूछ रहा है। त्रिभुज एबीसी यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के, सब कुछ जोड़ दो, 5 और 5 10, 10 और 14 24, 24 और 12 36 हो जाए। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, सबको जोड़ देंगे तो 36। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थ्योरम बताने की आवश्यकता थी? थ्योरम रटवाने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं थी जी। आइए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228। क्वेश्चन नंबर 228 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। ये रहा एक त्रिभुज, इसके अंतर्गत एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। वह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को क्रम से, ए बी को कहां कट कर रहा है? टच कर रहा है, आर पे टच कर रहा है, बी सी को पी पे टच कर रहा है, और इसको क्यू पे टच कर रहा है। ए क्यू की लेंथ जो है वो 4.5 है। अगर इस पॉइंट से ये टेंजेंट डली है तो इसी पॉइंट से ये टेंजेंट, ये 4.5 है तो ये भी 4.5 होगी। होगी क्या? बहुत बढ़िया। पीसी की लेंथ 5.5 है, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 हो जाएगी। एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डली है, ये भी 5.5 हो जाएगी।
बी आर की लेंथ 6.6 है, ये 6.6 है, तो ये भी 6.6, अच्छा 6.6 नहीं है, 6 है खाली, 6 है मेरे भाई, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा एबीसी का परिमाप, 6 और 6 12, 5.5 और 5.5 11, 4.5 और 4.5 9, 11 9 20 और 12 32 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, पीबी बराबर आरसी नहीं होगा सर, पीबी बराबर आरसी, आरसी ऐसे कैसे हो जाएगा? पिछले क्वेश्चन का कुछ नजारा है, पिछले क्वेश्चन में कुछ नजारा है, पीबी बराबर आरसी, आरसी नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, अलग अलग पॉइंट से टेंजेंट डल रही है, ये पीबी जो है वो यहां से टेंजेंट डल रही है और आरसी जो है वो यहां से टेंजेंट डल रही है, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल कैसे हो जाएगी? आई, ये सीएचएसएल प्री 2019 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया था। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? एबीसी की भुजा एबी बीसी और एसी क्रम से 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये एक ट्राइंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ए बी और सी। ए बी की भुजा ये 12 सेंटीमीटर है और बी सी की भुजा ये 8 सेंटीमीटर है और ए सी की भुजा जो है ये 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, यही तो दी हुई है। कराऊंगा कराऊंगा 3 तारीख से कराऊंगा, ठीक है। त्रिभुज में एक वृत्त अंकित है जो क्रम से ए बी बी सी और ए सी को डी एफ पर स्पर्श करता है। ये हो गया मेरे भाई, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। एडी और सी की लंबाई का अनुपात क्या है? एक तो ये लेंथ निकालनी है और एक ये लेंथ निकालनी है, दोनों की लेंथ का रेशियो निकालना है। कर पाओगे? कर पाओगे क्या? आ जाओ, मैं कराने की कोशिश करता हूं। इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से टेंजेंट डली, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, क्या ये भी एक्स हो जाएगी? बहुत बढ़िया। ये पूरी कितनी थी? 12, 12 में से एक्स ये होगी तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 12 माइनस एक्स। अगर यहां से ये 12 माइनस एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी 12 माइनस एक्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर ये यहां से यहां तक x है, पूरी 10 थी, 10 में से x चलेगी, नीचे वाली 10 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस है। क्या इन दोनों लंबाइयों को जोड़ूंगा वो 8 के बराबर आनी चाहिए? दोनों को जोड़ा, 12 और 10 22 हो गया, माइनस एक्स और एक्स 2x हो गया। दोनों को जोड़ के किसके बराबर आनी चाहिए? 8 के बराबर आनी चाहिए। तो मेरे भाई यहां से 22 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 14 बचेगा और ये 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या x की वैल्यू 7 हो जाएगी? ठीक है, अगर x की वैल्यू 7 है तो ये 7 आ जाएगी, ये भी 7 आएगी और 12 में से 7 जाएंगे 5, 10 में से 7 जाएंगे 3, 10 में से 7 जाएंगे 3, 12 में से 5 जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे 5। अब क्वेश्चन ने पूछा है एडी और सी की लंबाई का अनुपात। एडी की लंबाई क्या है? 7 है और सी की लंबाई क्या है? सी की लंबाई 3 है। तो रेशो क्या आ जाएगा दोनों की लंबाइयों का? तो आप कहेंगे 7:3 आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा दोनों की लंबाई। समझ रहे हो या नहीं मेरे भाई? ये लेंथ 12 दी हुई थी, ये लेंथ 10, ये 8। अगर मैं इसको x मान लेता हूं, यहां से टेंजेंट डली है तो ये भी x हो जाएगी। अगर पूरी लेंथ 12 थी, ये x है तो ये 12 माइनस एक्स, ये 12 माइनस एक्स तो ये भी 12 माइनस एक्स। ये x है, पूरी 10 दी हुई है, 10 में से x घटा देंगे, 10 माइनस एक्स तो ये भी 10 माइनस एक्स। ये 12 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स, दोनों को जोड़ूंगा 22 माइनस 2x, दोनों को जोड़ के 8 के बराबर आनी चाहिए। भाई पूरी 8 ही तो दी हुई है तो दोनों को जोड़ के 8 के बराबर आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ गई है, 10 में से 7 जाएंगे 3, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 7:3। कोई सी भी मान लीजिए, आप इसको x मान लीजिए, ये x हो जाएगी तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगी, ये x है तो ये x हो जाएगी, ये 8 माइनस एक्स है तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगी, 10 में से 8 माइनस एक्स घटा देंगे ये आ जाएगी, 12 में से ये घटा देंगे ये आ जाएगी। अब ये दोनों बराबर हो चुकी है मेरे भाई, इन दोनों को बराबर लिख देना, बस हो गया। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, एक वैल्यू को x मानना पड़ेगा, बाकी किसी वैल्यू को मानने की आवश्यकता नहीं है, सारी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, बढ़े आगे, बढ़ जाओ जी, चलते। नहीं पढ़ेंगे इस थ्योरम को, थ्योरम नंबर 15 है, नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे।
क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। एक्स हम किसी से भी साइड को कंपेयर करके, बिल्कुल राहुल चंद, बिल्कुल कंपेयर करके निकाल सकते थे। बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 230 आपके सामने है, 230 आपके सामने है, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। हमने थ्योरम को नहीं जाना, ये थ्योरम नंबर 15 क्या दी हुई है, हमने थ्योरम को नहीं जाना। हम डायरेक्ट जो है मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जितना अभी तक हम लोगों ने जाना है उस बेस पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी है, आपने कहा जी बिल्कुल बना दिया। ये लो ट्राइंगल एबीसी, हम उस फोटो को भी नहीं देख रहे जो फोटो दिया हुआ है, हम उस फोटो को भी नहीं देख रहे हैं जो फोटो हम लोगों को दिया हुआ है। एक अंतःवृत्त खींचा गया है, आपने कहा कि एक अंदर वृत्त खींचा गया है जिसकी भुजाएं ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और सी ए बराबर कितनी दी हुई है, ये 12 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। गुरुजी डीबी और एफसी एक नहीं ले सकते हैं क्या? कौन कौन सी गुड़िया? डीबी, डीबी और बेटा नहीं ले सकते, अभी बता के तो आया हूं, ये दोनों अलग हैं। ये दोनों अलग हैं। आइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है जैसा कि एडी गुणा बीएफ का मान ज्ञात कीजिए। एडी कहाँ है भाई, कहाँ खींची गई है? एसी पर डी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये डी पॉइंट है, और बीसी पर एफ पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एफ पॉइंट है, और ए बी पर कहाँ कट कर रहा है, ये ई पॉइंट पे टच कर रहा है। ये फोटो ये दी हुई है। अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है, एडी और बीएफ की गुणा कर दो। एडी कहाँ है, इस वाले की, और बीएफ कहाँ है, इस वाले की, गुणा कर दो। पहले वाले क्वेश्चन से कर सकते हैं जैसे पहले किया है, किसी को भी एक्स मान लो। मैं कह रहा हूं मैं तो इसे एक्स मानूंगा, भैया जी इसे एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे एक्स मान रहे हैं, यानी यहां से एक ये टेंजेंट डली है, ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर ये पूरी 12 थी उसमें से ये एक्स हो चुकी है, ऊपर वाली 12 माइनस एक्स हो जाएगी। यहां से एक ये टेंजेंट 12 माइनस एक्स की है तो ये भी 12 माइनस एक्स की हो जाएगी। अगर ये पूरी 8 की थी उसमें से ये एक्स हो चुकी है तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगी, तो ये भी 8 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डली हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12 और 8 20 हो जाएगा, माइनस एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, और दोनों को जोड़ के आ कितना रहा है, 10 आ रहा है मेरे भाई। आएगा ना? तो 20 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, और इधर क्या है, 2x है, क्या x की वैल्यू 5 आ जाएगी? आएगी। अब उसने एक तो एडी निकलवाया, x की वैल्यू 5 रखेंगे, 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा, और एक bf की वैल्यू 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा। दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 तिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तमाम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, मतलब चीजें समझ में आप लोगों के आने लगी हैं। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन है इसके बाद, इसका जवाब दीजिए अभी इसी वक्त। इसके बाद नई थ्योरम चालू होगी, इसके बाद जो है वो नई थ्योरम चालू होगी, है ना? बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक ट्राइंगल एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी और ए सी है। एबीसी की भुजाएं हैं, आपने एक फोटो बनाया, ए बी और सी, ए बी बी सी और ए सी। ए बी कितनी दी हुई है, 12, बी सी कितनी दी हुई है, 8, और सी ए कितनी दी हुई है, 10। त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है, त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बनाया जाता है।
ए बी बी सी और ए सी को, ए बी को डी पॉइंट पे कट करता है, बी सी को ई पॉइंट पे कट करता है, टच करता है, और ए सी को एफ पॉइंट पे टच करता है। एडी और सी की लंबाई के बीच अंतर कितना है? ये एक एडी है, इसकी लंबाई, और सी ई इसकी लंबाई के बीच अंतर कितना है? पहले जैसा ही है, पहले जैसा ही है मेरे भाई। निकाल दोगे क्या? देखना, मैं इसको एक्स मान लेता हूं, मैं इसको एक्स मान लेता हूं। पूरी कितनी है? 8। ये एक्स है तो ये 8 माइनस एक्स होगी। ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगी। पूरी कितनी है? 12। 12 में से एक्स ये होगी, ये कितनी हो जाएगी? 12 माइनस एक्स हो जाएगी। हो जाएगी क्या? उसने कहा एडी और सी की लंबाई के बीच अंतर बताइए। एडी कितना है? 12 माइनस एक्स। और सी कितना है? 8 माइनस एक्स। इन दोनों की लंबाइयों के बीच अंतर पूछा जा रहा है। तो 12 माइनस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 4 का डिफरेंस आएगा। सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं थी, सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे इन दोनों में डिफरेंस जो है वो 4 का हो जाएगा। ठीक है, आइए ये थ्योरम थोड़ी सी, हाँ ये थ्योरम जो है वो थोड़ी सी बढ़िया थ्योरम है, इसे आप देख लेंगे, आसान है। जब भी कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना हो, चतुर्भुज बना हो, और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ हो, तो अपोजिट साइड्स का जो, ये दोनों जो अपोजिट साइड्स है, इनका जो सम होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मतलब अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। मैंने इन दोनों का सम कहा, अपोजिट साइड्स के सम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन दोनों का सम जो होगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। बस ये कह रही है थ्योरम, फालतू देखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन से पहचान करना कि क्वेश्चन कैसा कहना चाह रहा है। देखो, सीजीएल प्री 2020 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ये चतुर्भुज है, इसको मैंने नाम दिया ए बी सी डी। इस प्यार को क्या नाम दूं? इस प्यार को नाम ए बी सी डी दो। इस प्यार को क्या नाम देना है? इस प्यार को नाम ए बी सी डी देना है। किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ये एक वृत्त है, इसके चारों ओर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी की लेंथ 8 है, ये 8 दी हुई है। बी सी की लेंथ 7 है, ये 7 दी हुई है। सी डी की लेंथ 6 है, तो ए डी की लेंथ पूछिए, बता पाओगे क्या? 8 और 6 14। क्या इन दोनों को जोड़ के भी 14 होना चाहिए? ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा? 7। आंसर है जी। इतना आसान क्वेश्चन भी आता है? आता नहीं है, आया है। आता नहीं है, आया है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ये 7। अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है। जब भी कोई चतुर्भुज किसी वृत्त के बाहर खींचा जाता है तो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो इक्वल होता है। सर बीडी और सीडी दोनों को एक्स मानकर कर सकते हैं? कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो आएगा। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन इसमें भी पेचीदा लेके आए, वहां दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग आप लगाओगे नहीं, है ना? दिमाग तो आप लगाओगे नहीं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन लगाना पड़ेगा आज दिमाग। पढ़िए, देखिए। चतुर्भुज एबीसीडी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। ये चतुर्भुज है एबीसीडी, इसके अंदर जो है एक वृत्त बनाया गया है। हमने ये वृत्त बना दिया। एबीसीडी हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जो भुजा ए बी को कहां कट करता है? पी पर टच करता है। बीसी को क्यू पर टच करता है। सीडी को आर पर टच करता है, और एडी को एस पर टच करता है। ठीक है, यदि बीपी की लेंथ 4 है, वाह भाई वाह। एचडी की लेंथ 6 है, वाह जी वाह। बीसी की लेंथ 7 है, हैं जी, इस पूरी की लंबाई 7 है। अच्छा जी, अगर इस पूरी की लंबाई 7 है तो बहुत बढ़िया बात है। तो डीसी की लंबाई आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, बताइए क्या दिमाग में आया? आपने कहा जी बात को सुनो ध्यान से। मैंने कहा कौन सी बात? आपने कहा जी ये बात। अगर ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी? मैंने कहा 4 हो जाएगी।
अच्छा ये पूरी कितनी है 7, ये 4 हो चुकी है तो ये 3 हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी 3। अगर ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्या पूछा है जी, डीसी का लंबाई पूछा है, डीसी मतलब 6 और 3 9 हो जाएगी। हैं जी, ऐसे भी आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं मेरे भाई, आइए ना, ऐसे भी आते हैं, जैसा क्वेश्चन अब आपके सामने आया है ऐसे भी आते हैं मेरे भाई, ऐसे भी आते हैं। थोड़ा सोच लो, है ना, दिमाग को इतना शांति नहीं देनी है, दिमाग को थोड़ा सा लगाना है, दिमाग को थोड़ा सा खर्च करना है मेरे भाई। बताइए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो समझूंगा कि वास्तव में मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, और अगर ये क्वेश्चन आप लोग नहीं बता पाए तो समझूंगा आप अभी फ्रेश मोड में हैं, छोड़ेंगे आप तब भी नहीं मेरे भाई, है ना। जल्दी से बताइए। 20 पाई, 18 पाई, 15 पाई, 12 पाई एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी के भीतर स्थित है, भीतर मतलब अंदर, है ना। ए बी बी सी सी डी और एडी को क्रम से पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। फोटो बना लो, चलो बस फोटो बना लो, फोटो बना लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हैं, काबिल हैं, चल निकलेंगे। एंगल बी 90 डिग्री आप लोगों को दिया है, एडी 24 है, ए बी 27 है, डी आर 6 है, तो वृत्त की परिधि आपसे पूछना चाह रहा है। एक शानदार जानदार क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूं मेरे भाई। बताइए, देखिए, समझने की कोशिश करते हैं एक बार। एक एबीसीडी आप लोगों को एक चतुर्भुज दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इस वृत्त को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को नाम दो एबीसीडी। क्या दे दोगे इस प्यार को नाम, एबीसीडी दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ने कहा है ए बी बी सी सी डी और एडी को क्रम से पी क्यू आर एस पे टच करता है। ए बी को कहां टच कर रहा है, पी पे, बीसी को क्यू पे, और सीडी को आर पे, और एडी को एस पे टच कर रहा है। ऐसे ही तो बनाया होगा आपने फोटो। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, चतुर चालाक आदमी ने इस वाले एंगल को 90 डिग्री कह दिया है, 90 डिग्री। अगर आप इस 90 डिग्री की बात को समझेंगे तो सारी चीजें समझ में आसानी से आ जाएगी। 12 पाई वालों बिल्कुल गलत हो, लेकिन तुमने कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। 18 पाई वालों ने कोशिश की है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए। अच्छा, मैंने एक बताइए, ये सेंटर होगा, सेंटर से अगर टेंजेंट पे कोई लाइन डालते हैं तो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। वाजिबा, ये तो आपने बताया है। ये टेंजेंट है, यहां ये टेंजेंट है भाई, सर्किल यहां टच ही तो कर रहा है तो टेंजेंट है, टेंजेंट से सेंटर को मिलाएंगे तो यहां बनने वाला कोण 90 होगा। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा, तभी तो चतुर्भुज के सारे कोण बराबर, और चतुर्भुज के अगर सारे कोण 90 डिग्री हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है, तो क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके बराबर है। लेंथ और ब्रेथ जब बराबर होती हैं और सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं तो क्या वो स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे जी ये तो वर्ग है और वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है। अब आइए भाई साहब महोदय, एडी बराबर 24 है, कहां है रे एडी बाबा, ये एडी आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत बढ़िया जी। ए बी बराबर 27 है, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, ये 27 आप लोगों को दिया हुआ है। डी आर जो है वो 6 है, अच्छा ये छुटकू 6 है तो ये भी छुटकू 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है, पूरी 24 थी तो ये 18 हो जाएगा, ये 18 है तो ये 18 हो जाएगा, पूरी 27 है, ये 18 है, ये 9 हो जाएगा। और बाबू अगर ये 9 है तो वर्ग की एक साइड 9 है तो सारी साइड 9 आ जाएंगी, आ जाएंगी क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएंगी। वृत्त की परिधि क्या है, परिधि मतलब 2 पाई आर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आर कितना है, रेडियस, रेडियस 9 ही तो है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। ये कितना दी हुई है, 9 दी हुई है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी रेडियस 18 पाई आ जाएगी। ठीक है, यही बात समझ में आई। बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, ये थ्योरम कैसे याद करेंगे, मत करो ना याद, जो चीज बताऊं बस उसको समझना, जो चीज बताऊं बस उसको समझना। यहां से कल से शुरुआत करेंगे, थ्योरम याद करने की जरूरत आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त नहीं पड़ेगी।
17 क्लास हो चुकी हैं ज्योमेट्री में। कल 1 तारीख है, परसों 2 तारीख है, 3 तारीख तक जो है वो आपका ज्योमेट्री चलेगा, जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल को भी खत्म कर लेंगे। 4 तारीख में जो है वो आपकी रिकॉर्डेड क्लास चलेगी। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए चलेगी क्योंकि पटना में मैं आपको मिल रहा हूँ, क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो 4 तारीख में आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखना। रिकॉर्डेड क्लास पहली क्लास टिग्नोमेट्री की होगी और बहुत शानदार तरीके से 1.5-2 घंटे की क्लास आपके लिए रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके जा रहा हूँ। 5वें प्यारे दोस्त आप लोगों की क्लास आके लूंगा, टेंशन मत लेना। 15 तारीख बोला है तो 15, 16, 17 तक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एक शानदार तरीके से, जिसमें आपका मिक्सचर एंड डेलीगेशन भी होगा और मेरे भाई अलजेब्रा भी होगा। ज़्यादा कुछ हम लोगों का नहीं बचा है। उसके बाद पूरी तरीके से आपकी क्लास जो है वो रिवीजन के स्टार्ट हो जाएंगे। रिवीजन शाम में भी चल रहा है। मॉक के बारे में बोलो सर, कहा था मॉक की क्लास जो है वो शाम को 8 बजे जो है वो प्रैक्टिस सेट आज मॉक का ही लेके आ रहा हूँ। मॉक में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। उन्हीं को करने का तरीका, उन्हीं की कट ऑफ, उन्हीं का सब कुछ बताऊंगा। एक बेहतरीन एनालिसिस आप लोगों के सामने करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय।